एक छोटे से गांव में विराट नाम का आदमी अपनी पत्नी प्रिया के साथ रहता था। विराट की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वह एक छोटे से घर में रहता था और लोगों के खेतों में मजदूरी कर अपना गुजारा करता था। एक दिन सुबह के समय प्रिया घर में खाली चूल्हे पर बैठी थी। पास ही विराट अपने पुराने कपड़े पहने हुए था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। विराट, थोड़ा जल्दी कर लो। आज रघुवीर काका के खेत पर देर हो गई तो वो फिर गुस्सा हो जाएंगे। हाँ प्रिया, जानता हूँ, पर रात की गर्मी की वजह से नींद नहीं आई। इस वजह से पूरा शरीर टूट रहा है। विराट, रोज की मजदूरी से कुछ बचता नहीं, ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। मैं सोच रही हूँ कि पीछे की खाली जमीन पर कुछ सब्जियां उगा लूं। बिल्कुल प्रिया, ये तो अच्छी बात है। चलो अब मैं निकलता हूँ। और सुनो, अगर समय मिला तो बाजार से मैं थोड़े मसाले ले आऊंगा। खा ले आना, वरना दाल में तो कोई स्वाद ही नहीं आता है। विराट अपना फावड़ा उठाता है और बाहर निकल जाता है। वह खेत में पसीना बहाते हुए काम कर रहा था। तभी पास में रघुवीर काका अपनी तेज आवाज में बोलते हुए आते हैं। अरे विराट, जरा तेजी से काम करो। दोपहर से पहले तुम्हें इस खेत को तैयार करना है। जी काका, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बस जरा थकान हो रही है। अरे थकान? कैसी थकान? एक मजदूर के अंदर थकान नहीं होती विराट। जब पेट में खाना जाएगा तभी तो चैन आएगा। काम पूरा करो, फिर कुछ पैसे दे दूंगा। काका, पैसे नहीं, अगर हो सके तो थोड़ा अनाज ही दे देना। घर में कुछ भी नहीं है। रघुवीर काका थोड़ी देर उसे देखते हैं, फिर सिर हिलाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। दोपहर का समय था। विराट थका हुआ बैठा था। पास में और दो मजदूर पानी पी रहे थे। विराट के पास एक फटी थैली थी जिसमें सिर्फ एक बासी रोटी थी। वह उसे निकालता है और खाने लगता है। अरे भाई विराट, आज फिर बासी रोटी खा रहे हो? भाई साहब, जब तक किस्मत साथ नहीं होती तब तक रोटियां बासी ही खानी पड़ती हैं। ये सुन दोनों मजदूर भावुक हो जाते हैं, लेकिन उनकी आंखों में विराट की मेहनत के प्रति सम्मान झलकता है। शाम का समय प्रिया घर पर थी। तभी विराट थका हारा घर लौटता है। उसके हाथ में एक पोटली थी जिसमें थोड़ा आटा था। विराट, क्या लाए? प्रिया, हरिया काका ने मेरी मेहनत देखकर मुझे थोड़े चावल और आटा दिया है। भगवान उन्हें सुखी रखे, अब 2 दिन चैन से खाना खा सकेंगे। लेकिन विराट, हम ऐसे कब तक ये जिल्लत भरी जिंदगी जिएंगे? मुझे तो ऐसी जिंदगी से मर जाना बेहतर लग रहा है। तुम्हारा कहना भी ठीक है प्रिया, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं कल से कोई काम ढूंढने की कोशिश करूंगा जिससे हमें रोज रोज मजदूरी ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। उस रात वह दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। सुबह के समय विराट काम ढूंढने निकल पड़ा। वो अलग अलग जगह पर जाकर काम मांगता है। रोहन भैया, अगर कोई छोटा मोटा काम हो तो बता दीजिए। मैं थोड़े हाथ पैर भी चला लूंगा और कुछ पैसे भी कमा लूंगा। अरे विराट, अभी तो दुकान में लड़का रखा है और ज्यादा भीड़ भी नहीं है। जब जरूरत होगी तो मैं बता दूंगा। अभी फिलहाल हमें किसी काम करने वाले की कोई आवश्यकता नहीं है। विराट थोड़ा उदास होकर आगे बढ़ता है। दोपहर का समय विराट एक दुकान के पास रुकता है जहाँ कुछ लोग बैठे थे। काका, कोई काम मिल सकता है क्या? मैं आपके बर्तन मांज दूंगा और साफ सफाई का काम भी कर दूंगा। अरे विराट, तू अब मेरा काम करेगा? चल भाई, आगे बढ़। हमारे यहाँ लड़के ही बहुत हैं, हमें और काम करने वालों की कोई आवश्यकता नहीं है। विराट की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। विराट थका हारा और निराश होकर घर की ओर लौट रहा था। उसी समय सामने से गांव के जमींदार बैलगाड़ी से उतरते हैं। अरे बेटा विराट, क्या बात है? बड़ा परेशान दिखाई दे रहा है।
नमस्ते जमींदार जी। हाँ, बस काम की तलाश में निकला था, लेकिन कहीं कोई काम मिल ही नहीं रहा है। बेटा विराट, तू मेहनती लड़का है। मैं जानता हूँ तू खेतों में दिन रात पसीना बहाता है। ऐसा कर, तू मेरी मिल में काम कर ले। वहाँ एक जगह खाली है। मजदूरी ज्यादा तो नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, रोज का काम पक्का है। सच में जमींदार जी, आप सच कह रहे हैं? हाँ हाँ विराट, गांव का मेहनती आदमी भूखा नहीं रहेगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, कल सुबह आ जाना, काम दिखा दूंगा। आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। आपने आपने आज मेरी उम्मीद जगा दी। बस विराट, मेहनत ईमानदारी से करना, आगे रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। रात का समय विराट घर लौटता है। प्रिया चूल्हे के पास बैठी थी। विराट मुस्कुराते हुए आता है। आज कुछ बात बनी क्या? हाँ प्रिया, आज जमींदार जी से मिला। अब उनकी मिल में काम मिल गया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। चलो, अब हमारे भी दिन बदलेंगे। हाँ प्रिया, अब हमें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब मेहनत और भाग्य दोनों ही हमारे साथ है। प्रिया थाली में रोटी परोसती है। दोनों मिलकर सादा भोजन करते हैं। अगली सुबह विराट समय से पहले ही मिल पहुंच जाता है। कुछ मजदूर बोरे उठा रहे थे। जमींदार जी विराट को बुलाते हैं। देखो विराट, तुम्हारा काम है बोरे लाना, ले जाना और मशीन में अनाज डालना। ध्यान रखना, कहीं मशीन में हाथ ना आ जाए। जी जमींदार जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। इसके बाद विराट तुरंत काम में लग जाता है। वह बोरे उठाता है, मशीन में अनाज डालता है और खूब मेहनत करता है। उसके माथे पर पसीना आ जाता है। शाम को विराट थका हुआ घर लौटता है। प्रिया दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। विराट, कैसा रहा आज का दिन? बहुत अच्छा प्रिया, बहुत अच्छा था। सारा दिन काम किया, शरीर में थकान है, पर दिल को सुकून मिला। पहली बार लगा कि कुछ कर रहा हूँ। आज आज मैं भगवान का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। देखो, आज मैंने रोटी और सब्जी बनाई है। दोनों बैठकर सादा खाना खाते हैं। उनके बीच शांत और सच्चा प्रेम दिखाई देता है। अगले दिन विराट फिर से सुबह जल्दी मिल में पहुंचता है। वो पहले से ज्यादा मेहनत करता है। आज बोरे उठाते उठाते उसे दोपहर हो जाती है। पसीने से तरबतर विराट की आंखों में हल्की थकान और भूख दोनों झलकती हैं। आज तो जोर से भूख लग रही है। प्रिया के हाथ की रोटी तो शाम को ही मिलेगी। क्यों ना आज मैं शामों के ढाबे पर कुछ खा लूं। इसके बाद विराट पैदल चलता हुआ राहुल के ढाबे पर पहुंचता है, जहां दूर से ही दाल, रोटी और घी की महक आ रही थी। विराट वहां पहुंचता है। अरे आओ विराट भाई, आओ। पहली बार दिखे हो अपने ढाबे पर। बताओ बताओ, क्या खाओगे? हाँ हाँ राहुल भाई, आज जरा भूख तेज लगी है। एक प्लेट दाल चावल दे दो। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तो विराट भाई कमाने लगे हैं। हाँ राहुल भाई, जमींदार जी की मिल में काम मिल गया है। विराट हंसता है और राहुल प्लेट में गर्मा गर्म दाल चावल परोसता है। कितना अच्छा लगता है जब अपनी मेहनत से कमाए पैसे अपने पेट भरते हैं। विराट ने दाल चावल खा लिया था। फिर अपनी जेब से सिक्के निकालता है और पैसे देने के लिए जाता है। वहाँ ढाबे का नौकर राहुल बैठा था। भैया, खाना बहुत अच्छा था। बताओ बताओ, कितने पैसे हुए हैं? अरे आपने एक प्लेट दाल चावल खाए हैं, इसके हुए आपके 200 रुपये। 200? भैया, एक प्लेट दाल चावल के 200 रुपये? अरे हाँ हाँ, और क्या, मुफ्त में थोड़ी दिया था। 200 रुपये हैं, 200 रुपये। लेकिन भैया, मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपये हैं। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना इतना महंगा खाना मिलता है। अरे अरे, अब बहाने मत बना। खाना खा लिया और अब पैसे नहीं दे रहा है।
अभी मालिक को बुलाता हूँ। श्यामू भैया, जल्दी आइए, यहाँ जल्दी आइए, एक मुफ्त कोट ढाबे पर आया है। कुछ देर बाद शैमू गुस्से में आता है। विराट सिर झुकाए वहाँ खड़ा था। अरे क्यों रे राहुल, क्या हो गया? मालिक, इसने खाना खा लिया और अब कह रहा है कि पैसे नहीं है। 200 रुपए के खाने के सिर्फ 5 रुपए दिखा रहा है। अरे अरे तू तो वही विराट है ना, जो जमींदार की मील में काम करता है। हाँ भैया, भूख बहुत लग रही थी, सोचा कि दोपहर का खाना यहीं खा लूंगा। मुझे सच में नहीं पता था कि खाना इतना महंगा होगा। खाना इतना महंगा होगा तो पहले पूछा क्यों नहीं? तूने सीधा खाना क्यों खाया? क्या समझ रखा है यहाँ हम मुफ्त में खिला देंगे? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस गलती हो गई। गलती, और वह भी 200 रुपये की? अरे भिखारी जैसे कपड़े पहनकर ढाबे में खाने चला आता है, और तेरे जैसे लोगों के कारण ही मेरे ढाबे का नाम खराब हो रहा है। विराट थोड़ा डर जाता है। वह विनम्रता के साथ कहता है, भैया, अपमान मत कीजिए। मैं मजदूरी करता हूँ, मेहनत से कमाता हूँ। मैंने उधार नहीं मांगा, बस थोड़ी सी चूक हो गई। तो क्या हर गरीब ग्राहक अब यहीं आएगा? चल निकल यहाँ से, और जो भी तेरे पास पैसे हैं उन्हें टेबल पर रख दे। और सुन, यहाँ फिर कभी मत आना। विराट आंखें झुकाकर धीरे से अपने 5 रुपए निकालता है और मेज पर रख देता है। शामू अब भी गुस्से में विराट को ताने मार रहा था। तभी वहाँ एक अखिलेश आ जाता है, शामू का अहंकारी और अमीर दोस्त। क्या हो रहा है श्यामू यहाँ? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे अखिलेश भाई, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। यह भिखारी आदमी, देखो इसे, यह यहाँ खाना खा गया और अब कहता है कि इसके पास पैसे नहीं हैं। अखिलेश विराट को ऊपर से नीचे तक देखता है। ओह, तो अब ऐसे लोग भी ढाबे में आकर पेट भरते हैं। हाँ अखिलेश, इसने पूछे बिना ही ऑर्डर कर दिया और खा पी कर कहता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है श्यामू, नहीं तो ये रोज आएंगे, खाना खाएंगे और बहाने बनाते जाएंगे। आगे बढ़ता है और विराट को धक्का देता है। क्यों, बहुत भूख लगी थी? अब भुगत। शैमू, अखिलेश और उसके दोस्त मिलकर विराट को पीटना शुरू कर देते हैं। विराट कुछ कह भी नहीं पाता, बस खुद को बचाने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद विराट जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके बदन पर चोट के निशान थे। शैमू पास आकर फिर बोलता है, अरे विराट, शुक्र मना कि मैं तुझसे बर्तन नहीं मंजवा रहा हूँ, क्योंकि तुझसे बर्तन मंजवाऊंगा तो मेरी दुकान की इज्जत भी चली जाएगी। ओए चल चल भाग यहाँ से, और आइंदा दिख मत जाना, वरना कचरे में फेंक दूंगा। विराट की आंखों में आंसू थे। वो कुछ नहीं बोलता, बस धीरे धीरे वहाँ से निकल आता है। उसके कपड़े मिट्टी से सने हुए थे और चेहरा सूझा हुआ था। संध्या का समय था। विराट रोता हुआ घर आता है। प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी। जैसे ही विराट को देखती है, दौड़कर उसके पास आती है। ये क्या हुआ? कौन था ये दरिंदा? श्यामू और उसका दोस्त अखिलेश। सिर्फ इसीलिए मारा क्योंकि मेरे पास पूरे पैसे नहीं थे। कैसे लोग हैं ये? किसी गरीब पर जरा भी तरस नहीं आता। विराट, हमारा गरीब होना ही पाप है। नहीं प्रिया, नहीं। आज मैं टूटा नहीं हूँ, आज मैं पूरा जागा हूँ। अब मैं इस अपमान को अपनी ताकत बनाऊंगा। विराट, अब चुप बैठने का समय नहीं है। हमें मुखिया जी से शिकायत करनी चाहिए। ये जो हुआ है वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, किसी भी गरीब के साथ हो सकता है। प्रिया, जमींदार जी तो बड़े आदमी हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या वहाँ हमारी बात सुनेंगे? अगर नहीं सुनी तो हम गांव में आवाज उठाएंगे, पर कोशिश तो करनी ही होगी। अगली सुबह जमींदार जी अपने चबूतरे पर बैठे हुए हैं। चारों ओर गांव के कुछ लोग बैठे हैं। विराट और प्रिया वहां पहुंचते हैं। जमींदार जी, विराट के साथ जो शैमू और उसके लोगों ने किया वो गलत था। एक प्लेट दाल चावल के 200 रुपए मांगना
फिर उसे पीटना क्या यही न्याय है? प्रिया बहन, मैं मानता हूँ कि विराट को मारा गया है, पर श्यामू का ढाबा भी तो है ना। अभी वहाँ अच्छा खाना मिलता है, और जब चीज अच्छी हो तो दाम भी थोड़ा ज्यादा ही होता है। जमींदार जी, मैंने कभी मुफ्त में खाना नहीं मांगा। जितना था उतना देने गया था, पर बदले में गालियां और मार मिली। और आप श्यामू की तरफदारी कर रहे हैं। क्या गरीब की कोई इज्जत नहीं होती? जमींदार थोड़ी देर चुप रहता है, फिर बात को मोड़ने की कोशिश करता है। ऐसी बात नहीं है विराट। मैं श्यामू को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन मैं यह नहीं कहता कि उसने यह सही किया। तो फिर गलत को गलत क्यों नहीं कहते? ठीक है, मैं इस विषय में श्यामू से बात करता हूँ। देखता हूँ कि क्या किया जा सकता है। बस बस एक बात जान लीजिए जमींदार जी, अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम आवाज उठाना जानते हैं। जमींदार जी चुप हो जाते हैं। विराट और प्रिया वहाँ से चले जाते हैं। दोपहर का समय, कमरे में प्रिया और विराट चुपचाप बैठे थे। विराट की आंखों में गुस्सा और अपमान साफ झलक रहा था। देख लिया विराट, जब अपना ही जमींदार गरीब की नहीं सुनता तो ये गांव कैसा होगा? अरे अरे, एक तो इतनी मुश्किल से काम मिला, ऊपर से इन कमीनों ने मार कर ये हाल कर दिया। प्रिया प्रिया, ये अखिलेश और श्यामू बहुत पैसे वाले हैं, उन पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। जमींदार भी उनकी ही तरफदारी करता है, लेकिन अब बहुत हो गया। अब न्याय मैं खुद से करूंगा। तो फिर क्या करेंगे हम? इस तरह तो न्याय मिलेगा नहीं। मैं अपने अपमान का बदला लेकर रहूंगा, चाहे चाहे जो कुछ भी हो जाए। विराट तेजी से दरवाजे से बाहर निकल जाता है। प्रिया पीछे से चिल्लाती है, लेकिन विराट नहीं रुकता। उधर जमींदार जी धीरे धीरे चलते हुए ढाबे पर पहुंचते हैं। शामू मुस्कुराकर उनका स्वागत करता है। अरे अरे जमींदार जी, आइए बैठिए, कुछ लाऊं आपके लिए? श्यामू, पहले मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सुना है तूने कल विराट को पीटा। तो क्या करता जमींदार जी, वह भीख मांगने जैसी हालत में मेरे ढाबे पर बैठा था। उसने खाना खाने तक के पैसे नहीं दिए। अब बताओ, ऐसे आदमी को कौन झेलेगा? देखो श्यामू, काम तो तुम्हारा अच्छा चल रहा है, लेकिन लोगों को मारना ये कहाँ की समझदारी है? वो खुद ही मार खाने वाले काम करता है। ढाबे पर बैठा और पैसे नहीं दिए, उल्टा जिद करने लगा। देखो श्यामू, आए दिन तेरे ढाबे से लोगों के पीटे जाने की खबरें आती हैं। मैं तुझे पहले भी समझा चुका हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तुझे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। हर किसी की इज्जत होती है श्यामू, चाहे गरीब हो या अमीर। अगर अगली बार किसी को मारने की खबर आई तो पंचायत में तेरे खिलाफ बात होगी। ये कहकर जमींदार वहाँ से चले आते हैं और शामू का चेहरा तन जाता है। रात हो चुकी थी। विराट अकेला जंगल में चल रहा था। अब और सहन नहीं होगा। या तो मैं मर जाऊंगा या फिर इस जुल्म को मिटा दूंगा। घर पर प्रिया दरवाजे पर खड़ी थी और बार बार रास्ते की ओर देख रही थी। अभी तक नहीं आए। ना जाने कहाँ चले गए, ना कुछ बताया, ना कुछ कहा। उधर जंगल के किनारे पर एक पेड़ के नीचे विराट अकेला बैठा था। उसका चेहरा दुखी और क्रोध से भरा था। श्यामू, तेरा ये अपमान भूला नहीं जाएगा। एक दिन मैं भी कुछ बनूंगा, फिर देखना क्या होगा। तभी पीछे से एक मधुर स्वर सुनाई देता है। विराट पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखें एक अनजान चेहरे पर टिक जाती हैं। बेटा, तू यहाँ अकेला क्यों बैठा है? और तेरे चेहरे पर इतनी उदासी और क्रोध क्यों है? बाबा, जिंदगी ने मजाक बना दिया है। मैं भूखा हूँ, लेकिन पेट की आग से ज्यादा दिल में आग जल रही है। मुझे लगता है मेरे साथ अन्याय हो रहा है और मैं नहीं जानता कि इससे कैसे निपटूं। क्या हुआ बेटा? तू अपने दुख बांट सकता है। बोल, ये बाबा तेरे दुख सुनने के लिए तैयार है।
बाबा, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी लोग मुझे परेशान करते हैं। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं और लोग मुझे मारते पीटते हैं। मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। बेटा, ये दुनिया बाहरी दिखावे को महत्व देती है, लेकिन ईमानदारी और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसके बाद बाबा अपनी पोटली खोलते हैं, उसमें से एक थाली में स्वादिष्ट भोजन निकालते हैं। ले बेटा, भूखा है ना, पहले कुछ खा ले। बाबा, मैं नहीं खा सकता। मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है। अगर पैसे नहीं दिए तो कहीं आप भी श्यामू की तरह। अरे बेटा, ये तो सेवा है, सौदा नहीं। इंसानियत में कुछ देने के लिए दिल बड़ा चाहिए, पैसे नहीं। बाबा का ये व्यवहार देख विराट की आंखें भर आती हैं। धन्य हैं आप बाबा। ये कहकर विराट खाना खाने लगता है। कुछ ही देर में वह सारा खाना खा लेता है। अब उसके चेहरे पर संतोष था। तो अब तू मुझे बता कि तेरे मन में क्या इच्छा है, तू क्या चाहता है? बाबा, मेरी तो बस यही तमन्ना है कि मैं एक ऐसा ढाबा खोलूं जहां से कोई भी गरीब भूखा ना लौटे, जिसके पास पैसे ना भी हों फिर भी वह स्वादिष्ट खाना खा सके, क्योंकि मैंने खुद भूख और अपमान झेला है बाबा, और मैं नहीं चाहता कि किसी और के साथ ऐसा हो। हे विराट, तेरी नियत बहुत साफ है। आजकल के जमाने में ऐसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। तेरी इसी विचार और त्याग की भावना से मैं प्रसन्न हुआ। इसीलिए मैं तुझे एक वरदान देना चाहता हूँ। बाबा अब एक पीतल का चमकता हुआ बर्तन निकालते हैं। ये लो, ये जादुई बर्तन है। जो भी खाने की तुम इच्छा इस बर्तन से करोगे, वह तुरंत हाजिर हो जाएगा। मगर एक बात ध्यान रखना, इस बर्तन से सिर्फ जरूरत की ही चीजें मांगना। यदि लालच में आकर कुछ भी ज्यादा या अनुचित मांगोगे, तो ये बर्तन कुछ नहीं देगा और हो सकता है कि यह अपना असर भी खो दे। मैं वचन देता हूँ बाबा, मैं सिर्फ जरूरत के अनुसार ही इसका उपयोग करूँगा। ये मेरे लिए भगवान का आशीर्वाद है। मैं इसे गरीबों की सेवा में लगाऊंगा। जाओ विराट, तुम्हारा रास्ता अब खुल चुका है। ईमानदारी और सेवा की राह पर चलते रहो। सफलता तुम्हारे कदम खुद चूमेगी। बाबा धीरे धीरे वहाँ से अदृश्य हो जाते हैं और विराट भी उस बर्तन को लेकर घर की ओर चल देता है। प्रिया अब भी विराट के लौटने का इंतजार कर रही होती है। तभी विराट थका हारा और हाथ में बर्तन भी आता है। अरे विराट, कहाँ थे तुम? और ये बर्तन कैसा है? बहुत कुछ हुआ है प्रिया आज, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। दोनों घर के भीतर चले जाते हैं। प्रिया, आज जंगल में साधु बाबा मिले। उन्होंने मुझे खाना खिलाया और मेरी बातों से खुश होकर ये जादुई बर्तन दिया। जादुई बर्तन? हाँ, इससे जिस भी खाने की इच्छा करोगे वो बनकर आ जाएगा। मगर बाबा ने कहा है सिर्फ जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करना, लालच नहीं करना। अरे वाह विराट, फिर तो चलो देखते हैं कि ये सच में काम करता है या नहीं। अरे ओ जादुई बर्तन, हम दो लोगों के लिए स्वादिष्ट खाना दो। कुछ ही क्षणों में बर्तन से गर्मा गर्म खाना निकलता है। रोटी, सब्जी और खुशबूदार चावल। हे राम, ये तो चमत्कार है। प्रिया, अब मैं अपना सपना पूरा करूंगा और गरीबों के लिए ढाबा खोलूंगा। अगली सुबह विराट घर के बाहर ढाबा खोल देता है। वे दोनों अपने काम में व्यस्त रहते हैं और बर्तन को घर के अंदर छुपा के रखते हैं। बाहर आंगन में वे मेज कुर्सियां लगा देते हैं। बेटा, कुछ खाने को मिल जाएगा, बहुत भूखा हूँ। आइए बाबा, ये ढाबा
आप जैसे लोगों के लिए ही है। विराट अंदर जाकर बर्तन से कहता है, एक गरीब बाबा के लिए गर्म और स्वादिष्ट खाना दो। बर्तन से लाजवाब खाना निकलता है। विराट उस खाने को लेकर बाहर आता है और बूढ़े आदमी को देता है। बूढ़ा आदमी खाना खाता है और ऐसा खाना खाकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बेटा, क्या खाना बनाया था, इसकी खुशबू तो रूह तक में उतर गई। बाबा, आपको खाना अच्छा लगा? हाँ बेटा, बहुत अच्छा लगा। कितने पैसे दे दूं? सिर्फ 10 रुपये हुए बाबा। क्या, सिर्फ 10 रुपये? इतने कम पैसों में इतना स्वादिष्ट भोजन? हाँ बाबा, अब यहाँ कोई भूखा नहीं रहेगा, ना पैसों की टेंशन और ना ही स्वाद की। बेटा, तेरा ढाबा दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे। मैं और भी लोगों को लेकर आऊंगा। बाबा, बस सबका पेट भर जाए, बस यही मेरी कमाई है। धीरे धीरे विराट का ढाबा अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो चुका था। स्वादिष्ट भोजन, सस्ते दाम और नम्रता से भरे व्यवहार ने सभी का दिल जीत लिया था। अरे विराट भैया, सच कहूँ तो आपके ढाबे जैसा स्वाद पूरे शहर में नहीं है। धन्यवाद भैया, मेरा उद्देश्य ही यह है कि कोई भूखा ना रहे और सभी को अच्छा खाना मिले। शाम का समय विराट के ढाबे पर बढ़ते ग्राहक देख श्यामू चिंता में पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? विराट का ढाबा हर दिन मेरे ग्राहक छीन रहा है। जरूर जरूर इसके पीछे उसकी कोई चाल है, कोई रहस्य छिपा है। कल ही उसे ढूंढकर उससे बात करनी पड़ेगी। अगली सुबह श्यामू और अखिलेश ने योजना बनाई। उन्होंने विराट को रास्ते में रोका। विराट, चल अब बता भी दे कि तू इतनी जल्दी कैसे आगे बढ़ गया और इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। कुछ नहीं भैया, बस ईश्वर की कृपा और मेहनत है। झूठ मत बोल विराट। इतने में श्यामू और अखिलेश ने विराट को पीटना शुरू कर दिया। फिर विराट को मजबूर होकर सब कुछ बताना पड़ा। श्यामू और अखिलेश उसी रात विराट के घर जा पहुँचे। अरे ओ बर्तन, हमें सोना चांदी दे, बहुत सारा धन दे, हमें अमीर बना दे। बर्तन शांत रहा, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। श्यामू, लगता है यह धन देने वाला नहीं, खाना देने वाला बर्तन है। अरे ओ बर्तन, चल जल्दी से हम दोनों के लिए स्वादिष्ट भोजन बना दे। लेकिन बर्तन फिर भी शांत रहा। ना कोई आगाज, ना किसी प्रकार का खाना। धोखा दिया इस विराट ने। इस बर्तन में कुछ नहीं। चलो छोड़ो इसे, ये सब नाटक है। इसके पीछे कोई और ही बात है और हम इसका पता लगा कर ही रहेंगे। श्यामू और अखिलेश गुस्से से तिल मिलाकर वहाँ से चले गए। अगले दिन भी विराट का ढाबा पहले जैसा ही चल रहा था। लोग स्वादिष्ट खाना खा रहे थे और खुशबू हवा में फैल रही थी। विराट भैया, समाज का माहौल देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आप जैसे लोगों की इस समाज को सख्त आवश्यकता है। बस आप लोगों का आशीर्वाद बने रहे, हमारे लिए तो वही काफी है। श्यामू और अखिलेश गुस्से में इधर उधर टहल रहे थे, क्योंकि उनकी दुकान के काफी ग्राहक कम हो गए थे और उन्हें आर्थिक तंगी भी झेलनी पड़ रही थी। ये विराट कैसे हर दिन 100-200 ग्राहकों को खाना खिला देता है? कोई तो राज है उसके पास। कल उस बर्तन से पैसे और खाना मांगने पर हमें कुछ नहीं मिला। कुछ ना कुछ जादू जरूर है उस बर्तन में। तो अब क्या करें? हाथ पर हाथ रखे बैठे रहें? अगर उसके ढाबे को बंद नहीं किया तो हम भूखे ही मर जाएंगे। नहीं नहीं, हाथ पर हाथ रखकर बैठने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर उसके खाने में थोड़ा सा विष मिला दिया जाए तो लोग डर जाएंगे और कोई उसके ढाबे पर नहीं आएगा। क्या? सच में? लेकिन पकड़े गए तो? अरे, हम सावधानी से काम करेंगे, कोई नहीं देखेगा। बस एक बार अपना काम हो जाए, फिर विराट का किस्सा खत्म।
विराट ग्राहकों को खाना खिला रहा था। प्रिया कुछ लेने के लिए गई हुई थी। श्यामू और अखिलेश ढाबे के पीछे से आते हैं और धीरे से बर्तन के पास पहुंचते हैं। चल अखिलेश, जल्दी कर, जेब से सीसी निकाल और जल्दी से डाल दे। तभी जोर से सायरन बजता है। जमींदार हाथ में लाठी लेकर आता है। पुलिस भी उसके साथ थी। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लो इन दोनों को, ये विराट के खाने पर विष मिला रहे थे। नहीं नहीं जमींदार जी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। झूठ मत बोलो, मैंने कल तुम दोनों की बातें सुन ली थी कि तुम विराट के खाने में विष मिलाने वाले हो, और मैं जानता हूँ कि तुमने उसके साथ दोबारा मारपीट की है। चलो थाने चलो, अब तुम दोनों थाने की हवा खाओगे। श्यामू और अखिलेश को हथकड़ी लगाकर ले जाया जाता है। विराट भावुक होकर जमींदार के पास आता है। जमींदार जी, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। अगर वो खाने में विष डाल देते तो ना जाने कितने गरीब मारे जाते। विराट, तेरी नियत साफ थी, इसीलिए भगवान ने भी तेरी सहायता की। अब चल, मुझे भी कुछ स्वादिष्ट सा खाना खिला दे।